Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. So let's continue with the lecture on glaciation. How do glaciers form the landforms? And before we move forward, as usual, do like, share, subscribe to the channel, and view the full playlist by clicking the I button here, right? So let's get started. तो आखिरी लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे ग्लेशियर्स मूव करते हैं। एक हमने वीडियो देखा था बीबीसी का, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ग्लेशियर्स कैसे मूव करते हैं, राइट। और हमने फिर ये देखा था कि एक्चुअली मैकेनिज़्म क्या होता है, क्यों मूव करते हैं। हमने नीव और फर्न के बारे में देखा था कि नीव और फर्न कैसे बनता है, रेपिटेटिव फ्रीजिंग और मेल्टिंग से एक हार्ड ग्रैनुलर सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम नीव और फर्न बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो बड़ा आइस का मास होता है वो नीचे मूव करता है ना। तो उससे ऐसे ग्लेशियर मूव करते हैं। अब फिर हमने ये देखा था कि एक पेडिमोंट ग्लेशियर देखा था। हमने ये बोला था कि बहुत सारे जब ग्लेशियर मिलके एक एक्सटेंसिव आइस शीट बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिडिमोंट ग्लेशियर, ठीक है। अब हम उसी पिडिमोंट ग्लेशियर को यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करेंगे कि कैसे कैसे बनता है पिडिमोंट ग्लेशियर। तो आप ये देखो कि या इस टाइप से रहते हैं। अब देखो इस जो इमेज है, इसमें आप थोड़ा नोटिस करो कि ये क्या है। बेसिकली देखो, अभी क्या है कि इस टाइप से पीक रहती है माउंटेन्स की, ये बहुत ही बड़ी पीक्स हैं, ठीक है। इस टाइप से ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये वाली पीक दिख रही होगी। फिर आप ये देखो, ये वाली पीक, इसको देखो ऐसे करके, ठीक है, ये दिख रहा होगा। और अब जब आप ये देखोगे ना, तो इसमें ये भी देखो ये कैसे शेप हुआ है। इस टाइप से है ये, इस टाइप से है, थोड़ा नीचे है, ठीक है। ये वाला देखो, ये डिप्रेशन है यहाँ पे, ये डिप्रेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। ये डिप्रेशन है, ऐसा ऐसा माउंटेन है, ठीक है, और ये इसका डिप्रेशन है नीचे वाला। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? दिस इज़ कॉल्ड अ डिप्रेशन। तो यहाँ पे आइस कलेक्ट होता रहता है ये। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको हम बोलते क्या हैं, व्हाट डू वी से। इसके लिए वर्ड है एक, इसको हम बोलते हैं कॉरी, कॉरी, सर्क या फिर CWM, ठीक है। तो इसके 3 नाम हैं, कॉरी, सर्क, CWM। CWM डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड में इसको डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं। बट ये जो डिप्रेशन है जहाँ पे आइस कलेक्ट होता रहता है, इसको हम बोलते हैं सर्क, कॉरी और CWM, ठीक है। अब ये एक वैली है पूरी, ठीक है, ये एक वैली है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पीक से जो ग्लेशियर है वो मूव करके इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर आया, अभी देखो इधर से भी इधर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ वाले जो माउंटेन्स हैं इससे भी आ रहा है, और यहाँ से भी आ रहा है। तो ये सारे जो हैं वो मिल के क्या बना रहे हैं, सॉरी, कम ऑन। तो ये सारे, सॉरी, ये सारे मिलके हम अभी क्या बना रहे हैं, ये सारे मिलके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे मिलके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग है। और ये क्या बना रहे हैं, इतना बड़ा जो आइस का मास बन गया ना इधर, ये इतना बड़ा, ये जो ग्लेशियर इतना बड़ा बन गया, यहाँ से ग्लेशियर आके सारे जुड़ रहे हैं इधर, यहाँ से आके इधर जुड़ गया, यहाँ से आके इधर जुड़ गया। तो ये जो एक्सटेंसिव आइस का ग्लेशियर बन गया, मतलब ये जो ग्लेशियर बन गया ये पूरा, इसको हम बोलते हैं पिडिमोंट ग्लेशियर। दिस इज़ कॉल्ड पिडिमोंट ग्लेशियर। ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं पिडिमोंट ग्लेशियर। और ऐसे ही मूव करता है, ये फिर नीचे जाएगा, है ना, और नीचे वैली वैली में जाएगा, फिर यू शेप वैली बनाएगा। देखेंगे आगे कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम अपलैंड्स की बात कर रहे हैं। अपलैंड्स मतलब जब ग्लेशियर ओरिजिनेट हुआ है। जैसे हमने रिवर में बात किया था ना, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, फिर लोअर कोर्स। तो यहाँ पे आप समझो कि जैसे रिवर का अपर कोर्स होता है, तो ग्लेशियर के केस में हम इसको अपलैंड्स और लोलैंड्स बोलते हैं। अपलैंड्स मतलब जब अभी स्टार्ट ही हुआ है और अभी अपने यूथ स्टेज में है ग्लेशियर, तो उसको हम बोलते हैं अपलैंड्स। तो वहाँ पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं, लेट्स सी। अब देखो, अब मैंने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो है पीक जो है वो इस टाइप से रहती है, पीक है ना, इस टाइप से रहती है पीक। और फिर मैंने आपको एक डिप्रेशन दिखाया था, एक डिप्रेशन दिखाया था ना, जहाँ पर स्नो कलेक्ट हो रहा था। इसको इसको ही बोलते हैं कॉरी, सर्क या फिर CWM, ठीक है। अब ये बनता कैसे है देखते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ कैसे बनता है, तो याद रहेगा आपको कि कैसे बनता है। अब देखो क्या होता है कि ये ऐसे
इनिशियली ये छोटा डिप्रेशन होता है, ठीक है, इनिशियली ऐसे छोटा सा डिप्रेशन होता है, ये माउंटेन है, इनिशियली ये छोटा सा डिप्रेशन होता है, छोटा, इतना बड़ा नहीं होता है। क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आइस कलेक्ट होने लगता है, धीरे 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 आइस कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। और इतना आइस कलेक्ट हो जाता है कि नीचे वाला जो लेयर है ये फ्रीज हो जाता है, मतलब इतना स्नो कलेक्ट हो जाता है, सॉरी, पहले स्नोफॉल होता है और इतना स्नो कलेक्ट हो जाता है कि ये नीचे वाला जो है वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे नीचे की लेयर जो है वो आइस में कन्वर्ट होने लगती हैं धीरे धीरे। फिर हमने ये भी देखा था कि जो ऊपर वाली लेयर है ये जब पूरा सॉलिड ऑफ आई पूरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो ऊपर वाला पार्ट है जो रेपिटेटिव फ्रीजिंग और मेल्टिंग हो रहा है उसकी वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे मूव करने की कोशिश करता है ना। तो क्या होता है कि ये जो आइस का शीट है ना, ये इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इरोड करने लगता है धीरे धीरे, ये वाले पार्ट को, जब ये ग्लेशियर मूव करता है नीचे धीरे धीरे से ये इस पार्ट को इरोड करने लगता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये डिप्रेशन बढ़ने लगता है, और एक टाइम बाद ये डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि पहले ये कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है, ऐसा हुआ करता था, बट आज ये कुछ ऐसा हो गया है, आर्म्ड शेयर टाइप हो गया है, इतना बड़ा हो गया ये इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पे आइस था पहले, स्नो था, आइस में कन्वर्ट हुआ और ये इसको इरोड करने लगा धीरे धीरे, और इरोड करके इसने इसका जो डिप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस डिप्रेशन के बढ़ने की वजह से ये एक आर्म्ड चेयर टाइप स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोल देते हैं सर्क, कॉरी और CWM इसको वेल्स में बोलते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ समझो कि ये तो मैंने एक साइड से बताया आपको, है ना, और ये तो मल्टीपल साइड से होगा ना, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जो ग्लेशियर हैं वो तो मल्टीपल साइड से मूव करते हैं, यहाँ से भी मूव करेगा, यहाँ से भी मूव करेगा, जैसे रिवर फ्लो करती है रेडियल पैटर्न में, हमने देखा था ना, वैसे ही आइस मूव करती है। तो ये यू नो हर साइड से ऐसे कर देता है। तो जैसे मान लो एक ग्लेशियर इधर से आ रहा था, मतलब स्नोफॉल इधर हुआ, तो यहाँ से नीचे जब गया तो यहाँ पे इसने आर्म्ड शेप डिप्रेशन बना दिया, फिर इधर से गया तो इधर से भी बना दिया। तो जब ये बताओ मेरे को कि जब दो साइड से आइस कट करके ऐसे डिप्रेशंस बनाएगी तो बीच में एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा नाइफ जैसा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, इस साइड से भी इरोड किया, इस साइड से भी इरोड किया, तो बीच में क्या बचा, बीच में एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर बच गया, ये बच गया ना, पॉइंटेड ऐसे ही तो आता है। तो इस जो नाइफ जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एरिट, ठीक है। ये याद करना है इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिट। और ये जो पीक है इसको बोल देते हैं पिरामिडिकल पीक, ये तो नॉर्मली याद रहेगा हमेशा कि ये पीक है तो इसको पिरामिडिकल पीक बोलेंगे, ठीक है। ये कॉरी है, कॉरी, सर्क और CWM, ठीक है। अब अगर यही डिप्रेशन में आइस मेल्ट हो गई, ठीक है, इसी डिप्रेशन में ये जो आर्म्ड चेयर टाइप डिप्रेशन था, यहाँ पे अगर आइस मेल्ट हो गई और वो पानी में कन्वर्ट हो गई तो वो एक लेक बना देगी, करेक्ट, एक पानी का पॉन्ड बना देगी, तो उसको हम बोलेंगे टान लेक, ठीक है, या फिर कॉरी लेक। कॉरी में अगर पानी जो है वो मेल्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे कॉरी लेक और टान लेक, सिंपल एज दैट, ठीक है। कुछ हाई लेवल चीज़ नहीं है ये, बस नाम याद रखते हैं क्योंकि पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेंगे कि कॉरी किससे एसोसिएटेड है, तो उसमें आएगा, आप उसमें ऐसे दे देंगे आपको रिवर लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। तो बस इतना बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि किस लैंडफॉर्म से क्या वर्ड जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि अब हम ये देखेंगे कि ग्लेशियर इरोड कैसे करता है, हाउ डज ग्लेशियर इरोड एंड मेक लैंडफॉर्म्स। तो क्या होता है, सबसे पहले एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था कि हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसको हम बोलते थे फ्रॉस्ट वेदरिंग या फिर फ्रीजिंग या फिर थॉविंग, ये हमने पढ़ा था ना, फ्रीजिंग, थॉविंग और फ्रॉस्ट वेजिंग। वो क्या था, वो ये था, जब आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो माउंटेन होता है, जो रॉक्स होते हैं उसमें थोड़े थोड़े क्रेवाइसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ठीक है। और इन क्रैक्स में क्या होता है, स्नो जब आके कलेक्ट होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो वो आइस को एक्सपेंड करता है, आइस मतलब सॉरी आइस एक्सपेंड करती है, और फिर जब सनलाइट पड़ती है तो वो मेल्ट हो जाती है और फिर फ्रीज़ होती है। तो रेपिटेटिव फ्रीजिंग और मेल्टिंग से क्या होता है कि जब आइस एक्सपैंड करती है तो इस रॉक को पे बहुत प्रेशर डालती है और उस वजह से वो रॉक टूटने लगता है धीरे धीरे, और ये क्रिवाइज बढ़ता चला जाता है, मतलब ये ऐसे बढ़ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो टूट के नीचे गिर गया, है ना। ये होता था फ्रॉस्ट वेजिंग।
तो इनिशियली यहीं से स्टार्ट होता है, फ्रॉस्ट वेजिंग से एक रॉक का टुकड़ा मान लो गिर के यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है कि भाई देखो, एक बात है ऐसा कि माउंटेन पे जो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे माउंटेन है, ठीक है, वहाँ पे तो हमेशा स्नोफॉल होता रहता है, ठीक है। तो स्नोफॉल जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मान लो यहाँ एक रॉक का टुकड़ा गिरा हुआ है फ्रॉस्ट वेजिंग की वजह से, पर आइस तो यहाँ पे आ रही है, तो ये तो आइस में दब जाएगा, मान लो ये पूरा आइस में दब गया, ठीक है। ये जब आइस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये इसका पार्ट बन गया, समझ रहे हो, ये रॉक जो है जो टूट गया था वो इसका पार्ट बन गया। तो अगर मैं ऐसे एक आइस का सॉलिड मास लूँ तो ऐसे बहुत सारे रॉक्स होंगे, इधर 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 इधर, मतलब लोअर सरफेस पे ही होंगे, बट बहुत सारे पार्ट्स होंगे रॉक के जो इसमें एम्बेडेड हो जाएंगे नीचे की तरफ। और जब ये आइस मूव करेगी, जब ये पार्ट ऑफ आइस मूव नीचे करेगा, तो ये सारे पार्टिकल्स को, सारे रॉक के पार्टिकल्स को ये अपने साथ नीचे ले जाएगा, ठीक है। करेक्ट। एक तो ये हो गया कंसेप्ट कि भाई इसमें जो है वो रॉक के पार्टिकल्स एम्बेडेड होंगे लोअर लेयर में, क्योंकि जब ये फ्रॉस्ट वेजिंग से जो टूटते हैं ये रॉक के टुकड़े, ठीक है, और फिर जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है और वो जब आइस में कन्वर्ट हो जाती है, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सॉलिड आइस मास, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? करेक्ट। अब क्या होता है कि अब एक बात बताओ मेरे को कि कि जब ये सॉलिड आइस का मास, ये पूरा आइस का मास है, बहुत ही हैवी होता है ये, ठीक है, बहुत ही हैवी होता है और बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही हैवी होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जब देखो, जब ये मूव कर रहा होता है नीचे, ठीक है, ये जब इस सरफेस पे घिसेगा, घिसना समझते हो ना, अब्रेजन जिसको बोलते हैं, ये जब घिसेगा दूसरी सरफेस से तो इसको पॉलिश करते हुए निकलता है, समझ रहे हो, पॉलिश करते हुए, ग्रूव्स बनाते हुए निकलता है। तो कभी भी आप हाई माउंटेन्स पे जब जाओगे ना, जहाँ पे पहले ग्लेशियर था, मतलब पहले आइस एजेस में वहाँ पे स्नो हुआ करता था, तो वहाँ पे आपको ये जो साइंस हैं ये दिखेंगे आपको एक्चुअली में, कि ग्लेशियर यहाँ से मूव करा था पहले, क्योंकि वो एक ग्रूव्स बना देता है इधर, का ग्रूव्स कार्व कर देता है, अपग्रेड कर देता है इसको। जैसे सैंड पेपर से आप किसी चीज़ को घिसते हो तो वो पॉलिश हो जाती है ना, वैसे ही जब ये आइस मास नीचे मूव करता है तो ये जो है ये सरफेस को अपग्रेड करता है, पॉलिश करता है, क्योंकि इससे ये घिसता है बेसिकली, इतना समझो। एक हो गया अब्रेजन, ठीक है, कि जब ये ग्लेशियर नीचे मूव करता है तो वो इस सरफेस को क्या करता है, पॉलिश करता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इतना ज़्यादा हैवी आइस मास होता है कि इसके रास्ते में जो भी बड़े रॉक्स आते हैं ना, कि मान लो ये ग्लेशियर मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये ग्लेशियर मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये माउंटेन था और ऐसे यहाँ पे एक रॉक का टुकड़ा था जो ऐसे थोड़ा ऊपर प्रोजेक्टेड था। तो क्या करता है कि जब भी ये आता है ना तो इसको उठा के ले जाता है, मतलब इसको प्लक करके ले जाता है। प्लक मतलब जैसे आप फ्लावर को प्लांट से प्लक करते हो ना, प्लक मतलब तोड़ना होता है, करेक्ट। तो वैसे ही इस पार्ट को ये तोड़ के आगे ले जाता है, मतलब जैसे ये नीचे मूव करेगा ग्लेशियर, तो ये जो है वो उसको तोड़ के आगे निकल जाएगा, ठीक है, और ये तोड़ के इसको नीचे लेता चला जाता है, फिर इसको बोल देते हैं प्लकिंग, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने बता दी, क्या, कि फ्रॉस्ट वेजिंग से जो रॉक्स बनते हैं वो बाद में इसी ग्लेशियर का पार्ट बन जाते हैं, करेक्ट, इसी ग्लेशियर का पार्ट बन जाते हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं। जब भी ग्लेशियर मूव करता है वो अपनी सरफेस को पॉलिश करते हुए, घिसते हुए निकलता है, जिसको हम बोलते हैं अब्रेजन, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। फिर बीच में जो रॉक के टुकड़े होते हैं वो उनको प्लग करके ले जाता है, क्योंकि बहुत ही हैवी आइस मास होता है, बहुत ही बहुत ही फोर्स के साथ मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लकिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो बस यही है कि देखो, अब्रेजन इज स्क्रैचिंग द वैली फ्लोर, स्क्रैच मतलब पॉलिश करता है, ठीक है। रेट ऑफ इरोजन इज डिटरमाइंड बाय द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, द वेट ऑफ द ग्लेशियर, टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वैली। ये जो रेट है, जिस रेट पे ये इस सरफेस को पॉलिश करेगा या फिर उन रॉक्स को प्लग करके ले जाएगा, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि उसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप का कितना है। ग्रेडियंट अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा, ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे जाएगा और ज़्यादा प्लकिंग करता हुआ लेके चला जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा रॉक प्लग करेगा। और फिर वेट ऑफ द ग्लेशियर पे भी डिपेंड करता है कि कितना भारी है, ज़्यादा भारी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्लग करेगी और ज़्यादा ईजिली प्लग करेगी, है ना। तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये जो मैं बता रहा था ना कि लैंडफॉर्म्स, ये जो सर्क है,
दिस इज़ अ लैंड फॉर्म ओनली, क्योंकि ये तो ग्लेशियर से ही बना है ना लैंड फॉर्म, ग्लेशियर ने डिप्रेशन क्रिएट किया है और उससे बना है। तो सर्क, कॉरी और CWM, दिस इज़ दिस डिप्रेशन जो मैंने बताया आपको, ठीक है। द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर फ्रॉम इट्स स्नो कवर्ड वैली, ठीक है, तो क्या करता है कि वो इंटेंसिव शैटरिंग करता है ऑफ द अपलैंड स्लोप्स एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस अ डिप्रेशन वेयर फर्न और नीव एक्यूमुलेट्स। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब यहाँ से जब यहाँ से स्नो नीचे आता है, ठीक है, और वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता है, तो ये रेपिटेटिव क्या होता है कि ये डिप्रेशन को बढ़ाता चला जाता है, ठीक है। जब स्नो नीचे गिरता है और आइस में कन्वर्ट होकर नीचे गिरता है तो ये इस डिप्रेशन को बढ़ाता चला जाता है। और जब ये डिप्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब स्नोफॉल होती है, मान लो ये डिप्रेशन ऐसे हो गया, और जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो फिर वो एक बड़ा सा आइस मास बना देता है, जिसको वो नीव और फन बोल रहे थे हम लोग, है ना। ये भी फिर मेल्ट होगा, कूल होगा, तो ये एक हार्ड ग्रैनुअल सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हम नीव और फन बोलते हैं, करेक्ट। फिर हमने एरिड देखा कि एरिड और पिरामिडिकल पीक क्या होता है। एरिड ये नाइफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मतलब यहाँ से भी कट किया और यहाँ से भी कट किया, तो ये बीच में नाइफ जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको हमने बोला एरिड। और फिर ये सबसे ऊपर जो है इसको हमने बोला पिरामिडिकल पीक्स, करेक्ट। तो व्हेन टू कॉरीज कट बैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, knife edge ridges are formed called erids, and when three or more कॉरी cut back together to form a pyramidal peak, दो ने कट किया, ठीक है, तो ये एक नाइफ जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और फिर पीछे से भी किसी ने कट कर दिया तो ये एक पिरामिडिकल जैसा पीक बन जाएगा ऊपर, जिसको हम बोल देंगे पिरामिडिकल पीक। जैसे मैटरहॉर्न स्विट्ज़रलैंड का, तो मैटरहॉर्न स्विट्ज़रलैंड का है, वहाँ पे है, और यूरोप में। और एक माउंट ब्लैंक भी है, वो भी यूरोप का हाईएस्ट पीक है बेसिकली वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये बहुत ही बड़ा है मैटरहॉर्न। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होगे तो मैटरहॉर्न इनिशियली अभी न्यूज़ में आया था जब कोविड में वहाँ पे इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्ट हुआ था मैटरहॉर्न पे, अगर आपने देखा हो तो वही है मैटरहॉर्न, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ये, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था कि ये डिप्रेशन आर्म शेड बन गया ना, इसको इन्होंने बोल दिया कॉरी, और यहाँ पे जब ये आइस फ्रीज़ होके फिर मेल्ट, फिर फ्रीज़, फिर मेल्ट होके नीव और फर्न बना देता है, करेक्ट। अब क्या होता है कभी कभार, लास्ट कंसेप्ट है, कभी कभार क्या होता है कि इसमें यहीं पे ही फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये पूरा पहले इनिशियली आइस का मास था, ठीक है। अब क्रैक्स तो होते ही हैं कभी कभार आइस में, है ना। तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है कभी कभार आइस में, ये पूरे आइस की शीट ऑफ मास में, जिसको हम बोलते हैं बर्गशुन, बर्गशुन ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, उसमें एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है ये, बट शायद बर्गशुन बोलते हैं इसको, बर्गशुन करके, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही बड़ा डीप क्रेवैस होता है। क्रेवैस मतलब एक होल टाइप का, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये है बर्गशुन, मतलब कि ये पूरा आइस का मास है और एकदम से सडन ऐसा नीचे डीप वो खाई आ जाएगी, खाई टाइप समझो आप, उसको हम बोलते हैं बर्गशुन। ये क्यों बनती है, क्योंकि ये इसलिए बनती है कि क्या होता है कि मान लो जैसे ये सॉलिड पूरा आइस का मास है, ठीक है, और ये मेल्ट हुआ, धीरे धीरे मेल्ट हुआ, तो मान लो क्या हुआ कि कुछ पार्ट इसका सेपरेट होने लगा मेल्ट होके। समर्स में मान लो समर्स हैं, ठीक है, इनिशियली विंटर में तो पूरा ये आइस का मास था, समर्स में क्या हुआ कि ये कुछ पार्ट मेल्ट होके इधर नीचे जाने लगा, ठीक है, समर्स में नीचे जाने लगा। और समर्स में क्या होता है कि स्नोफॉल भी बहुत कम होती है फिर माउंटेन पे, तो ये इनिशियली से सेपरेट होने लगा और बीच में एक इसने होल टाइप बना दिया, जिसको बाद में कोई स्नो भर भी नहीं रही है, क्योंकि समर्स हैं वो तो, है ना, समर्स में स्नोफॉल हो ही नहीं रही है। तो ये एक ऐसा ही क्रेवाइस टाइप बन जाता है, क्रेवेस टाइप बन जाता है, जो फिल नहीं हो पाता है स्नो से। तो जब भी आप क्लाइंब करोगे, जैसे मान लो माउंटेनियर्स जो क्लाइंब करते हैं ना, वो इन चीज़ों को फेस करते हैं, दे फेस दिस क्रेवाइजिज्म, जिनको उनको पार करना रहता है, ठीक है। तो ये एक डीप वो होता है, यहाँ पे अगर आप गिर गए तो समझो मर गए, ठीक है। तो इस टाइप से क्रैक होता है आइस के मास में एक क्रैक होता है, या फिर ग्लेशियर के मास में एक क्रैक होता है, जिसको हम बोलते हैं बर्गशुन। At the head of the glacier, where it begins to leave the snowfield of a quarry, a deep vertical crack opens up, called a bergschrund। ठीक है, तो ये एक डीप क्रैक होता है इस टाइप से, जिसको हम bergschrund बोलते हैं। Happens in summers when, although the ice continues to move out of the quarry, there is no new snow to replace it। मतलब
समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? समर्ज में क्या होता है, ये मेल्ट होने लगता है, ये कॉरी है हमारा, ये मेल्ट होने लगता है, तो ये धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। बट ये नीचे तो जाने लगता है, बट यहाँ पे जो ये गैप है, इसको फिल करने के लिए कोई नई स्नो आ नहीं रही होती है, ठीक है। तो ये गैप रहता है और बड़ा होता रहता है, तो इसी को बोल देते हैं बर्फ मिश्रण, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।